जय हिंद दोस्तों, मैं मोहम्मद मतीन मॉडर्न क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो चैप्टर लेके आए वो है पर्यावरण का अगला चैप्टर है। आइए बात करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्रों में से कौन सबसे ज़्यादा शुद्ध वार्षिक प्राथमिक उत्पादकता का निर्माण करता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इसमें से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र है ऐसा है जो शुद्ध वार्षिक प्राथमिक उत्पादकता, जो सबसे ज़्यादा प्राथमिक उत्पादक को देता हो या निर्माण करता हो। प्राथमिक उत्पादक कौन है? ये पेड़ पौधे, घास फूस, मैदान की जो घास के मैदान होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं? प्राथमिक, ठीक है ना, प्राथमिक उत्पादकता कहलाते हैं। तो इसमें कौन सा है? तो ए है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, या बी शांत पर्णपाती जंगल, या सी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, या डी शीतोष्ण वन। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो होगा ए, यानी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। दोस्तों, उष्ण का मतलब ही हो गया कि गर्म, कटिबंध का मतलब वो क्षेत्र जहां पर यानी जो दो प्रकार के क्षेत्र मिलते हो। तो यानी ये क्षेत्र कहाँ मिलेंगे? जहां पे अधिक गर्म हो और ठंडा हो, यानी वर्षा होती हो और गर्म भी हो। तो ये जगह कहाँ क्या होगी? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाएंगे। और वहाँ पे जब आप सोचिए ना, जब गर्मी अधिक होगी तो वहाँ वर्षा अधिक होगी, जब वर्षा अधिक होगी तो ढेर सारे खेत खलिहान होंगे, यानी खेत खलिहान का मतलब होता है पेड़ पौधे ढेर सारे उगेंगे, और जब वो उगेंगे तो वही कहलाएंगे प्राथमिक उत्पादक। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। निम्न से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र की एक कार्यात्मक इकाई नहीं है? अब दोस्तों इसमें ध्यान दीजिएगा, पारिस्थितिकी तंत्र का एक कार्यात्मक इकाई नहीं है। परतों का अलगाव, बी उत्पादकता, सी ऊर्जा प्रवाह, डी अपघटन। तो देखिए यहाँ पर बी जो है वो उत्पादकता दिख रहा है। तो उत्पादकता क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र है। बगैर उत्पादकता के पारिस्थितिकी तंत्र होगा ही नहीं। सी है ऊर्जा प्रवाह, ऊर्जा प्रवाह भी होता है पारिस्थितिकी तंत्र में। डी है अपघटन, कोई भी जीव जंतु मर जाता है उसका अपघटन होता ही है, वो भी पारिस्थितिकी तंत्र में आता है। यानी ए, इसमें आंसर जो हो जाएगा वो होगा ए नहीं है। ठीक है, आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र में एक गैसीय बायोकेमिकल चक्र नहीं है? गैसीय बायोकेमिकल चक्र नहीं है, ये कौन सा हो जाएगा इसमें? ए कार्बन चक्र, ये तो है, ये बायोकेमिकल चक्र में आएगा। नाइट्रोजन चक्र ये भी आएगा, सल्फर चक्र ये भी आएगा, यानी डी गैसीय बायोकेमिकल चक्र में नहीं आएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 4। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। निम्न में खाद्य श्रृंखला में विभाजित संभावित लिंक ए को पहचानें, यानी जिसमें लिंक ए दिया है वहां पर क्या होना चाहिए? पादप, कीट, मेंढक, मेंढक के बाद क्या आना चाहिए था? कोबरा आना चाहिए था, यानी सांप। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? बी। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। प्रश्न नंबर 5 है, निम्न कथनों में से कौन सा जीवमंडल के बारे में गलत है? जीवमंडल किसे कहते हैं? जीवमंडल के बारे में क्या गलत है इसमें देखिएगा। ए है जीवमंडल स्थलमंडल, जलमंडल और वातावरण का संयोजन है। ये तो सही है, जीवमंडल स्थलमंडल और जलमंडल और वातावरण का संयोजन है। बिल्कुल, जीवमंडल जो है ना वो स्थलमंडल, जलमंडल और वातावरण के मिलने से ही बनता है। बी है जीव स्थलमंडल में समान रूप से मौजूद होते हैं। नहीं, समान रूप से मौजूद तो नहीं होते। सी देख लेते हैं, जीवमंडल उत्तर और दक्षिण ध्रुव पर नहीं है। बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता, लेकिन नहीं है। जीरो तो नहीं हो सकता, लेकिन वहाँ देखा जाए तो नहीं है, क्योंकि वहाँ पर बर्फ की चट्टानें हैं और नीचे भी देखा जाए तो बर्फ के ढेर सारे हैं और माइनस टेम्परेचर होता है, वहाँ कोई रहना नहीं चाहता है। तो वहाँ पर क्या है? जीवमंडल नहीं है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी, यानी जीव स्थलमंडल के समान रूप से मौजूद होते हैं। ये गलत है, तो यानी ये वाला जो है पॉइंट ये गलत है। ठीक है, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। पारिस्थितिकी शब्द किससे लिया गया है? तो दोस्तों पारिस्थितिकी शब्द किससे लिया गया है? ए है यूनानी, बी फ्रेंच, सी स्पेनिश, डी अंग्रेजी। ये लिया गया है यूनानी भाषा से, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। प्रश्न नंबर 7 क्या है? पारिस्थितिकी का अर्थ होता है, यानी पारिस्थितिकी का अर्थ क्या होता है? ए महासागरों का अध्ययन, नहीं ओशनोग्राफी होता है, महासागरों का अध्ययन को बोलते हैं ओशनोग्राफी। तो दूसरा हो जाएगा बी, हो जाएगा पारिस्थितिकी जीवों, पौधों और जानवरों और उनके अध्ययन से संबंधित। बिल्कुल सही, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। अब आगे बात करते हैं, पारिस्थितिकी शब्द को किसने प्रतिपादित किया था? ए सलीम अली, बी सुनीता नारायण ने, या सी अर्नेस्ट हैकल ने, या डी इनमें से
कोई भी नहीं। इसका आंसर हो जाएगा सी, अर्नेस्ट हैकल ने। कौन एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है? प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र यानी इसमें से कौन सा ऐसा है जो प्रकृति ने नहीं बनाया है? आप समझिएगा, रेगिस्तान प्रकृति ने बनाया है यानी वो प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है। बी है एक्वेरियम, सी है वन, वन को भी प्रकृति ने बनाया है, वो भी पारिस्थितिकी तंत्र है। डी इनमें से कोई नहीं। एक्वेरियम क्या होता है? मछली घर जिसको बोलते हैं। आपने देखा होगा कि किसी घरों में मछली को एक शीशे में पैक करके रखा जाता है, उसको बाहर से ऑक्सीजन दिया जाता है और उसमें जो है कुछ पत्थर वत्थर डाले जाते हैं, तो वो एक्वेरियम होता है जिसको मछली घर बोलते हैं। लोग साथ मतलब अपने हाथ से लेके आते हैं, बनाते हैं उसको। इसका मतलब है कि वो प्राकृतिक नहीं है। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। अब प्रश्न नंबर 10 की बात कर लेते हैं। कौन सा एक मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है? मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। धर्म, यह मानवीय पर्यावरण है क्योंकि हर मनुष्य किसी न किसी धर्म को फॉलो करता है। बी समुदाय, इंसान जब रहने लगता है किसी समुदाय में तो वो समुदाय कहलाता है। सी शादी, जब इंसान रहने लगता है तो उसको शादी करने की जरूरत पड़ती है तो वो शादी करता है। यानी धर्म, समुदाय और शादी ये सब मानवीय पर्यावरण के घटक हैं। और डी है भूमि, भूमि जो है मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है। ठीक है, तो यहां पे आंसर हो जाएगा डी। अब देखते हैं दोस्तों 11 प्रश्न। पर्यावरण के लिए कौन खतरा है? पर्यावरण के लिए खतरा कौन सा है? ए बढ़ते पौधे, भाई पौधे बढ़ेंगे तो वो खतरा कभी नहीं करेगा, पर्यावरण के लिए तो खतरा बिल्कुल नहीं है। बी है बढ़ती हुई जनसंख्या, सी है बढ़ती फसलें, डी है बढ़ती प्रौद्योगिकी। तो इसमें बढ़ती फसलें तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि फसलें जितना ज़्यादा पैदावार होगा और उसमें से ऑक्सीजन निकलेंगे, पेड़ पौधे जितने बढ़ेंगे ऑक्सीजन निकलेंगे तो उससे हमें फ़ायदा ही होगा, हमारे पर्यावरण को लाभ पहुंचेगा, हानि तो होगा नहीं यहाँ पर। और सी डी है बढ़ती प्रौद्योगिकी। दोस्तों बढ़ती प्रौद्योगिकी तो पर्यावरण के लिए हानि है, खतरा है, लेकिन बढ़ती हुई जनसंख्या ज़्यादा इसमें मायने रखता है। तो यानी इसका जो आंसर हो जाएगा बी, बढ़ती हुई जनसंख्या। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की। पृथ्वी की कुल सतह में लगभग कितनी फीसदी क्षेत्र स्थल मंडल वाला है? दोस्तों इसमें स्थल मंडल दिया है, जल मंडल नहीं दिया है। आपको पता है समस्त पृथ्वी के 70.8% पर जल पाया जाता है और 29.2% पर स्थल पाया जाता है। तो यहाँ पर जरा हम देख लेते हैं 29.8%, 70.8%, सी है 40%, डी है 60%। तो याद रखिएगा यहाँ पर ए जो दिया है ऑप्शन 29.8% यही होगा। अगर यहाँ पर 29.2% नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, जो ए है वो बिल्कुल सही है, उसी को हम लोग निशान लगाते हैं। ठीक है, तो ए सही हो जाएगा। आइए 13वां प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी की ऊपरी परत जो मनुष्य जीवन की मदद करने में सक्षम है को क्या कहा जाता है? पृथ्वी की ऊपरी परत दोस्तों यानी जिस पर इंसान रहता है, इसमें मनुष्य और किसी जीव जंतु की बात नहीं की, सिर्फ मनुष्य की बात कर रहा है। तो मनुष्य पानी में तो रहेगा नहीं, मनुष्य हवा में तो रहेगा नहीं, वो रहेगा पृथ्वी के ऊपर वाले पार्ट पर, जिसके क्या कहते हैं हाइड्रोस्फीयर। बी स्थल मंडल, सी जीव मंडल या डी ओजोन मंडल। तो जिस पर मनुष्य रहता है उसे बोलते हैं स्थल मंडल। आंसर हो जाएगा बी। अब बात करें प्रश्न नंबर 14 की। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? ये कब हुई थी दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1916 में। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? 1916 में। आंसर हो जाएगा सी। 15वां प्रश्न है भारतीय वन्यजीव संस्थान WII देहरादून की स्थापना का उद्देश्य क्या था? ए भारत में ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव का विश्लेषण करना, ये तो नहीं था। बी वन्यजीव प्रबंधन में वन विभाग के अधिकारियों और अनुसंधान के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए। बी आंसर सही है दोस्तों। यहां पर जो देखिए क्या कह रहा है, भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून में जो है इसकी स्थापना किस लिए किया गया था? तो वन्य जीव प्रबंधन में यानी वन्य जीव के कैसे प्रबंध किया जाए उसके लिए वन विभाग के अधिकारियों और अनुसंधान के लिए, उसकी खोज के लिए, जांच करने के लिए, प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए ये किया गया था। नदी संरक्षण ये तो होगा ही नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की। 16वां प्रश्न है ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत है। ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत इसमें क्या है? ध्यान दीजिएगा। केवल यूरेनियम ये तो नवीकरणीय है, लेकिन और देख लेते हैं आंसर। बी जीवाश्म ईंधन और यूरेनियम, कोयला और बायोमास।
दोस्तों इसमें जो आंसर हो जाएगा वो होगा यूरेनियम, क्योंकि यूरेनियम बिल्कुल लेटेस्ट है, बिल्कुल नवीकरणीय है, नया है बिल्कुल। ठीक है ना। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 की। जीवाश्म ईंधन मुख्य रूप से बना होता है, जीवाश्म ईंधन मुख्य रूप से किससे बना होता है? ए कार्बन से, बी नाइट्रोजन से, सी फास्फोरस से, या डी उपरोक्त सभी। तो जो जीवाश्म ईंधन मुख्य रूप से बना होता है वो बना होता है कार्बन से। नाइट्रोजन होगा नहीं, फास्फोरस होगा नहीं, इसमें होगा ए कार्बन से। आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 है पन बिजली किस श्रेणी में आती है? यानी पन बिजली किस श्रेणी में आती है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा। ऊर्जा के गैर अक्षय स्रोत, बी ऊर्जा के अक्षय स्रोत, सी जीवाश्म ईंधन, या डी इनमें से कोई नहीं। इसमें जो आंसर होगा वो होगा बी ऊर्जा के अक्षय स्रोत। कोयले के निम्नलिखित श्रेणियों में से किसकी गुणवत्ता बेहतर है? दोस्तों इसमें से कौन सा कोयला सबसे बेहतर माना जाता है, ये ध्यान दिएगा। लिग्नाइट, बी बिटुमिनस, सी एंथ्रासाइट, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर होगा वो होगा सी यानी एंथ्रासाइट। 20वां प्रश्न है जलता कोयला पर्यावरण में छोड़ता है, क्या छोड़ता है? इसमें कौन सी गैस छोड़ती है? कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर, सी कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, डी कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड। आंसर हो जाएगा बी यानी कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 21 की। इनमें से कौन एक गैर अक्षय ऊर्जा स्रोत है? ए कोयला, बी वन, सी पानी, या डी वन्य जीव। दोस्तों इसमें क्या कह रहा है? इनमें से कौन एक गैर अक्षय ऊर्जा स्रोत है? इसमें जो कोयला है ना वो गैर अक्षय ऊर्जा स्रोत है। ठीक है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 की। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक अक्षय स्रोत नहीं है? अब देखिए इसमें दे रहा अक्षय स्रोत नहीं है। सौर ऊर्जा ये अक्षय स्रोत है, बायोमास ये अक्षय स्रोत नहीं है, पन बिजली ये भी अक्षय स्रोत है, भूतापीय ऊर्जा ये भी अक्षय स्रोत है। यानी बी जो आंसर है बायोमास ऊर्जा ये अक्षय स्रोत नहीं है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर प्रश्न नंबर 23 की। निम्न में से किसके द्वारा अक्षय ऊर्जा स्रोतों से अधिकांश नुकसान होता है? अधिकांश नुकसान होता है ए अविश्वसनीय आपूर्ति से, बी उच्च अपशिष्ट निपटान लागत से, या सी अत्यधिक प्रदूषण से, डी उच्च चल लागत से। तो इसमें क्या करें दोस्तों? निम्न में से किसके द्वारा अक्षय ऊर्जा स्रोतों से अधिकांश नुकसान होता है? इसमें जो आंसर होगा वो होगा ए अविश्वसनीय आपूर्ति से। आइए बात करते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 24। दुनिया में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक कौन सा देश है? ये देश है दोस्तों ए भारत, बी थाईलैंड, सी श्रीलंका, डी चाइना। ये है थाईलैंड। प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत के रूप में जाना जाता है। सबसे निचली जो परत है वायुमंडल को उसको हम क्या कहते हैं? ए स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल, बी ट्रोपोस्फीयर यानी क्षोभ मंडल, सी मेसोस्फीयर यानी मध्य मंडल, डी बहिर्मंडल यानी एक्सोस्फीयर। इसमें क्या कहते हैं दोस्तों? तो याद रखिएगा हमारे वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया है। ये पहले है सबसे नीचे वाला जो परत है उसको बोलते हैं ट्रोपोस्फीयर यानी क्षोभ मंडल, दूसरे वाले को बोलते हैं समताप मंडल, तीसरे वाले को बोलते हैं मध्य मंडल, और चौथे वाले को बोलते हैं आयन मंडल, पांचवें वाले को बहिर्मंडल यानी बाह्य मंडल। इसमें जो सबसे निचली परत है वो कौन सी हो जाएगी? इसमें ट्रोपोस्फीयर क्षोभ मंडल। दोस्तों इस तरीके से हमारा आज के ये क्वेश्चन आंसर का सीरीज खत्म हो गया। दोस्तों 25 प्रश्न हमने दिया है। दोस्तों इसको प्लीज आप लोग देखिएगा और इसमें जितने भी प्रश्न ऐसे टाइप के आते रहेंगे हम आपको देते रहेंगे। और अगले वीडियो के तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।